ऐसे क्वेश्चंस जब एग्ज़ाम में आते हैं ना, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस जो हैं, वो आपकी मैथ्स से ज़्यादा आपके लैंग्वेज के स्किल्स को टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट करते हैं कि आप कितना इस क्वेश्चन में दिए गए वर्ड्स को समझ पाते हो। और जैसे-जैसे हम ये क्वेश्चन करेंगे ना, मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे इस क्वेश्चन के जो वर्ड्स हैं, वो इसके नंबर्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का पता है बेस्ट अप्रोच क्या रहता है? बेस्ट अप्रोच ये रहता है कि जो सिनेरियो इसमें दिया गया है, आप वो सिनेरियो इमेजिन करो। आप उस सिनेरियो में अपने वैल्यूज़ को अज़्यूम करके एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो जिसमें आपको समझ में आए कि आखिर चल क्या रहा है। ठीक है? अब देखो, जैसे कि मुझे यहाँ पे दिया गया है, अ प्लेन लेफ्ट 40 मिनट्स लेट ड्यू टू बैड वेदर। एक प्लेन है जो बैड वेदर की वजह से अपने दिए गए हुए टाइम से 40 मिनट देर से निकलता है। एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, अपनी डेस्टिनेशन पे रीच करने के लिए, जो कि 1600 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे पहुँचने के लिए अपनी स्पीड को 400 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देता है। ठीक है? अब अगेन जैसे मैंने कहा कि बेस्ट अप्रोच हमारा क्या रहेगा कि हम लोग अपने वैल्यूज़ को एक अज़्यूम करके देखें। हम लोग एक ऐसी सिचुएशन दिमाग में बना के देखें जिससे हमें ये क्वेश्चन बेटर समझ में आए। ठीक है? अब ये देखो मैं मान लेता हूँ कि मेरा एक प्लेन है जिसे 3 बजे मतलब 3 पीएम को अपने एयरपोर्ट से निकलना था। ठीक है? 3 पीएम को अपने एयरपोर्ट से निकलना था और वो पहुँचने वाला था, मान लेते हैं कि वो पहुँचने वाला था 6 बजे। ठीक है? अब हुआ क्या कि वेदर ख़राब हो गया और ये प्लेन जो है वो थोड़ा लेट पहुँचा। ठीक है? अब देखो मैंने आपको कहा था कि ये क्वेश्चन में दिए गए जो वर्ड्स हैं वो नंबर्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए इन वर्ड्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? मुझे बोला गया है कि वो 40 मिनट लेट निकलने के बाद भी जब उसने अपनी स्पीड बढ़ाई तो वो जाके टाइम पे पहुंचा। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इन टाइम, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। इन टाइम का मतलब कि टाइम रहते जो उसका टाइम था, जिस टाइम पे उसे पहुंचना था, वो उसी टाइम पे पहुंचा। ठीक है? मतलब जिस प्लेन को 3 बजे निकलना था, मैं मान लेता हूँ कि वो प्लेन कितने बजे निकला? वो प्लेन निकला 3:40 पीएम को। लेकिन वो पहुंचा कितने बजे? वो पहुंचा इन टाइम, मतलब वो पहुंचा 6 बजे। ठीक है? अब एक और चीज़ मान लेते हैं। एक और चीज़ मैं ये मान लेता हूँ कि अगर इस प्लेन की फॉर एग्ज़ाम्पल स्पीड है 1000 किलोमीटर्स पर आवर, जो उसकी यूजुअल स्पीड है। ठीक है? अगर इस प्लेन की स्पीड है 1000 किलोमीटर्स पर आवर, तो लेट होने की वजह से उसने अपनी स्पीड 400 बढ़ा दी, मतलब उसने अपनी स्पीड कर दी 1400 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है? अगेन ये बात इसमें ध्यान देने लायक है कि जो निकलने का टाइम है उसमें तो डिफरेंस आ रहा है, लेकिन जो पहुंचने का टाइम है उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं आ रहा। इस बात को अगर आपने पकड़ लिया तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी है। ठीक है? और अगर आपने मेरा इससे पहले वाला एक वीडियो है जिसमें मैंने अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का एक प्रॉब्लम सिखाया था, ये बात मैंने उसमें भी कही थी, अगर आपने देखा हो तो, कि इन क्वेश्चंस में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स टाइम के बेसिस पे बनता है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस में आपको कुछ ना कुछ टाइम दिया हुआ रहेगा, आपको कुछ ना कुछ डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा और आपको स्पीड फाइंड करने के लिए बोली जाएगी। ठीक है? मतलब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन टाइम, डिस्टेंस और स्पीड पे बेस्ड है, जिसमें आपको कोई भी 2 चीज़ें दी गई रहेंगी और आपको तीसरी चीज़ फाइंड करने के लिए कही जाएगी। ठीक है? बट ऐसे क्वेश्चंस में एक बात बहुत ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चंस में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, वो हमेशा टाइम के बेसिस पे बनता है। ठीक है? मतलब क्या? मतलब आपको 2 कंडीशंस दी जाएँगी। आपको बोला जाएगा कि एक कंडीशन ए है और एक कंडीशन बी है। ठीक है? और इन दोनों ही केसेस में कुछ ना कुछ अलग टाइम लग रहा है। कंडीशन ए में कुछ ना कुछ टाइम लग रहा है, कंडीशन बी में कुछ ना कुछ टाइम लग रहा है, और दोनों का कुछ आपको या तो टोटल टाइम दिया जाएगा या तो आपको इन दोनों टाइम्स के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस दिया जाएगा। अगर टोटल टाइम दिया जाए तो आप सिंपली इन दोनों टाइम्स को प्लस करके टोटल टाइम निकालोगे, या फिर अगर टाइम डिफरेंस दिया जाए तो आप इन दोनों टाइम्स को माइनस करके टाइम डिफरेंस निकालोगे। बट ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ये टाइम के बेसिस पे ही बनेगा। मतलब आपको 2 जो कंडीशंस दी गई है, उन दोनों कंडीशंस में आपको कितना टाइम लग रहा है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो ये हमारे केस में देखते हैं कि कौन से 2 कंडीशंस हैं और उनमें क्या-क्या टाइम लग रहा है। ठीक है? अगर आपने इतना समझ लिया, अगेन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझ के चलना। ये बात मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे चल के क्यों उतनी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है? फॉर नाउ मैं इसे इरेज़ कर देता हूँ। इस बात पे इस बात पे स्पेशली हम वापस आएँगे। ठीक है?
अब मुझे बोला गया है एक प्लेन है जो 40 मिनट्स लेट है, ठीक है, वो 40 मिनट्स लेट है बैड वेदर की वजह से, और उसका जो डिस्टेंस उसे कवर करना है वो है 1600 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दो कंडीशंस लिख लेता हूँ। एक, जब प्लेन ऑन टाइम है, मतलब अब वो अपने यूजुअल स्पीड पे चल रहा है। एक जहाँ पे ये प्लेन डिलेड है, लेट निकला है, और यहाँ पे ये जो प्लेन है वो इंक्रीज्ड स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में एक बात तो कॉमन है, दोनों ही केसेस में डिस्टेंस मुझे कितना दिया हुआ है, 1600 किलोमीटर्स, ठीक है। अब अगर मैं मान लेता हूँ कि यूजुअल जो उसकी स्पीड है वो है x किलोमीटर्स पर आवर, तो इन दिस केस इंक्रीज्ड स्पीड कितनी हो जाएगी, तो इंक्रीज्ड स्पीड मेरी कितनी हो जाएगी, जितनी स्पीड उसने बढ़ाई थी यूजुअल स्पीड से। तो अगर यूजुअल स्पीड है उसकी x, तो इस प्लेन ने अपनी स्पीड को बढ़ा था, इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 400 किलोमीटर्स पर आवर। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, x में 400 सिंपली ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि दोनों ही केसेस में टाइम हमें ढूंढना है कि टाइम कितना लगा, तो दोनों ही केसेस में आप पहले टाइम ढूंढ लेते हैं। अब स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम हो गया हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बराबर। तो इस केस में जब वो ऑन टाइम निकलता है और जब वो अपने यूजुअल स्पीड पे निकलता है, ठीक है, तो इस केस में टाइम कितना लगता है, टाइम मुझे लगेगा, डिस्टेंस मेरा जो भी है 1600, और अपना जो स्पीड है हमने मान लिया था वो है x किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। अब इस केस में देख लेते हैं, जब वो देरी से निकला, डिलेड निकला और इंक्रीज्ड स्पीड पे निकला, तो उसे कितना टाइम लगता है। अगेन इसी लॉजिक के साथ यहाँ पे टाइम हमें कितना लगेगा, 1600 अपॉन x प्लस 400, ठीक है। अब मैंने आपको क्या कहा था कि इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो टाइम के बेसिस पे बनेगा, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे इन दोनों टाइम्स का कुछ ना कुछ रिलेशन देखना पड़ेगा और उसमें से एक मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि मुझे क्या दिया गया, ठीक है। अब देखो, मुझे बोला है कि ये प्लेन 40 मिनट लेट निकलने के बाद भी टाइम पे पहुंचा, ठीक है। अब अगर मैं बोलता हूँ कि ये जो प्लेन है ये 3 बजे निकलने वाला था, ठीक है, और 6 बजे पहुंचने वाला था, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे टाइम कितना लगा, यहाँ पे इस केस में जब वो प्लेन अपनी यूजुअल स्पीड पे और अपने दिए गए टाइम पे निकलता है तो मुझे टाइम लगता है 3 आवर्स, ठीक है। और दूसरे केस में जब वो प्लेन लेट निकलता है, अगर ये 40 मिनट लेट निकला तो लेट्स से यहाँ पे वो निकला है 3:40 PM को, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, वो पहुंचा कितने बजे, वो पहुंचता है 6 बजे ही पहुंचता है, ठीक है। एक सेकंड, तो यहाँ पे उसे कितना टाइम लगता है, यहाँ पे उसे लगता है 2 आवर्स 20 मिनट्स, ठीक है। 40 मिनट हम लोगों ने यहाँ से माइनस कर दिए, तो यहाँ पे कितना टाइम लगता है, 2 आवर्स 20 मिनट्स, ठीक है। मतलब ये जो मुझे टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है, मतलब इस कंडीशन में जितना टाइम लगा माइनस इस कंडीशन में जितना टाइम लगा, वो डिफरेंस मुझे कितना दिया हुआ है, वो डिफरेंस मुझे दिया हुआ है 40 मिनट्स, ठीक है। तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बड़ी वैल्यू को पहले लेते हैं, ग्रेटर वैल्यू को पहले लेंगे और स्मॉलर वैल्यू उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा रिजल्ट जो आएगा वो आएगा डिफरेंस जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन ग्रेटर वैल्यू कौन सी और स्मॉलर वैल्यू कौन सी, ये डिपेंड करता है हमारे नंबर्स के ऊपर, जो हमने यहाँ पे नंबर्स अज्यूम किए। अब हमें पता नहीं था, हमें क्वेश्चन में तो कुछ एग्जैक्ट टाइम दिया नहीं हुआ, बट हमने यहाँ पे जब अज्यूम करके देखा कि इस केस में 3 घंटे लग रहे हैं और इस केस में 2 घंटे और 20 मिनट लग रहे हैं, तो हमें जाके समझ में आया कि इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है और इसमें से छोटी वैल्यू कौन सी है। क्योंकि मैंने बहुत बार बच्चों को ये मिस्टेक करते हुए भी देखा है कि वो इस केस को बड़ी वैल्यू ले लेते हैं और इस केस को छोटी वैल्यू ले लेते हैं। तो उस केस में क्या होता है ना, उस केस में आपको करना होता है 5 - 3, लेकिन बहुत सारे बच्चे उसको 3 - 5 करके आते हैं क्योंकि उन्हें क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया कि करना क्या है क्वेश्चन में। इसीलिए बेस्ट अप्रोच इन क्वेश्चंस में रहता है कि आप अपना एक सिनेरियो इमेजिन करो, अपने वैल्यूज़ को कुछ अज्यूम करके उस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग को देखो कि क्वेश्चन में हमें एग्जैक्टली दिया क्या हुआ है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन समझने के बाद कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है, ये समझने के बाद मैं दोनों केसेस में टाइम देखूंगा
और मैंने इतना तो फिगर आउट कर ही लिया कि दोनों में टाइम डिफरेंस मुझे कितना दिया हुआ है, 40 मिनट्स का दिया हुआ है। ठीक है, तो मेरी यूजुअल स्पीड पे जब प्लेन निकलता है तो उसमें टाइम था मेरे पास 1600 अपॉन एक्स, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1600 अपॉन एक्स। ठीक है, और जब वो लेट निकलता है तो उसमें टाइम कितना लगता है, उसमें टाइम 40 मिनट कम लगता है। ठीक है, पर उस केस में हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जब वो लेट निकलता है तो उसमें कितना टाइम लगता है, 1600 अपॉन एक्स प्लस 400। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1600 अपॉन एक्स प्लस 400। अब मुझे दिया क्या गया है, मुझे दिया गया है कि ये प्लेन जो है वो लेट निकलने के बाद भी टाइम पे पहुंचा, मतलब जिस कंडीशन में वो लेट निकला था उस कंडीशन में मुझे कम टाइम लग रहा है। तो मतलब ये मेरी बड़ी वैल्यू हो गई और ये मेरी छोटी वैल्यू हो गई। ठीक है, और इन दोनों का मुझे डिफरेंस कितना दिया हुआ है, मुझे डिफरेंस दिया हुआ है 40 मिनट्स का। ठीक है, लेकिन सिंस हम लोगों को जो क्वेश्चन में वैल्यूज़ दी गई हैं वो किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दी गई हैं, तो हम लोग यहाँ भी मिनट्स में टाइम नहीं ले सकते, इन मिनट्स को भी हमें आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 60 करके। अब यहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व करना कितना ईजी होगा या कितना हार्ड होगा वो आप पे डिपेंड करेगा। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं कि इस केस में क्या कर देते हैं, वो सिंपली इन फ्रैक्शंस में एलसीएम निकाल लेंगे या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये नंबर्स बड़े होते जाएंगे। जब इस 1600 को आप 400 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर्स बड़े होते जाएंगे। मैथमेटिक्स में अगर आपको कोई चीज़ जल्दी से जल्दी सॉल्व करनी है तो कोशिश करो कि आप उस नंबर को कितना छोटा बना सकते हो, ना कि कितना बड़ा बना सकते हो। ठीक है, अब देखो इस केस में मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि ये जो 1600 है दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो पहले मैं वो 1600 बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये मेरा बन जाएगा 1600, ये ब्रैकेट में 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 400 इज इक्वल्स टू, ये मेरा हो जाएगा 4 अपॉन 6। ठीक है, अब इसके बाद ये जो 1600 है इसे मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बजाय इसको मैं दूसरे साइड भेज देता हूँ। यहाँ पे ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरे साइड जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 400 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 6 इंटू 1600। ठीक है, जिसमें ये 4 1 जा, ये 4 जा हो जाएगा और मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे मेरे पास बचेगा 1 अपॉन 2400। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को देखता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब मेरे पास 1600 इंटू 400 करने के बजाय मेरे पास सिर्फ क्या आएगा, 1 इंटू 400 जो कि 400 बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा x प्लस 400 माइनस एक्स अपॉन एक्स टाइम्स x प्लस 400। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो प्लस एक्स, ये जो माइनस एक्स है ये कट हो जाएगा, मेरे पास बचेगा 400 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 400x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2400। ठीक है, तो मेरे पास ये बचेगा 400 टाइम्स 2400 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 400x। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 24 टाइम्स 4, ये बचेगा 96। ठीक है, तो ये हो जाएगा 96 1 2 3 4 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 400x। अब इस 96 को हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 400x माइनस 96 40 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर हम इन जीरोस पे 1 मिनट के लिए ध्यान नहीं देते तो हमें क्लियरली दिखता है कि मेरे पास जो दो नंबर्स आ रहे हैं वो हैं 96 और 4। मतलब मल्टीप्लाई करने पे मुझे आना चाहिए 96 और प्लस माइनस करने पे आना चाहिए 4। अगर आप इन नंबर्स के हिसाब से फैक्टर्स निकालने जाते हो तो आपको क्लियरली फैक्टर्स मिलेंगे 12 और 8, जिसमें 12 में से अगर आपने 8 माइनस किया तो 4 बचेगा और आपने 12 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 96 आ जाएगा। ये जो क्वाड्रेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं एग्जाम में, इनमें कभी भी आपको ऐसे नंबर्स नहीं आएंगे जो सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगे। चाहे कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना आ जाए, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिक ज़रूर इन्वॉल्व होगा, ऐसी कोई ना कोई चीज़ आपको छुपा के दी जाएगी, जो चीज़ अगर आपको दिख गई तो वही बड़ा नंबर सॉल्व करने में आपको 30 सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे। तो इस क्वेश्चन में तो हमें क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि ये नंबर कैसे हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। इसके फैक्टर्स हम लोग निकालेंगे 12 और 8, जैसे कि हमें
ये मिले। ठीक है, अब सिंपली मुझे करना क्या है, मुझे नंबर ऑफ जीरोस देखने हैं। नंबर ऑफ जीरोस देखो, इसमें 4 जीरो है, इसमें 2 जीरो है, तो मल्टीप्लाई करने पे अगर मुझे 4 जीरो चाहिए तो मुझे 2 जीरो यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे, 2 जीरो यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 96 तो आएगा ही, साथ में 4 जीरो भी आ जाएंगे। लेकिन अगर मैंने नंबर्स को माइनस कर दिया, 1200 माइनस 800 कर दिया, तो मेरे पास आंसर क्या बचेगा, मेरे पास आंसर बचेगा 400। ठीक है, अगर इतनी चीज़ अगर आपने देख ली तो एग्जाम में ये सम में ये नंबर से देखने के बाद टेंशन आने के बजाय आपका पूरा टेंशन उतर जाएगा कि हाँ ये सम बहुत इजी है और हम राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, अब सिंपली इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ये बन जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1200x माइनस 800x माइनस 96 और ये 4 जीरो इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस 1200 माइनस 800, यहाँ पे कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस 1200। तो मेरे पास जो दो ब्रैकेट्स बन जाएंगे वो हो जाएंगे x प्लस 1200 और x माइनस 800 इज इक्वल्स टू 0, विच मीन्स कि या तो x प्लस 1200 की वैल्यू 0 आ जाएगी, जिस केस में x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1200, या फिर x माइनस 800 की वैल्यू 0 आ जाएगी, जिसका मतलब होगा कि x की वैल्यू है 800। अब जो x है हमारा वो यहाँ पे हमारी स्पीड रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑब्वियसली स्पीड को हम नेगेटिव में ले नहीं सकते, तो हम x की वैल्यू क्या ले लेंगे, हम ले लेंगे x इज इक्वल्स टू 800। लेकिन मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपसे ये कहा था, मैं अभी भी वो चीज़ रिपीट करूँगा कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में x की दो वैल्यूज़ आती है, जिसमें से एक वैल्यू ऐसी आती है जो आप यूज़ नहीं कर सकते, तो ये एग्जाम में लिखना कंपलसरी है कि हम इस x की वैल्यू को क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं। आपको यहाँ पे ये लिखना कंपलसरी होगा कि सिंस यहाँ पे x जो है हमारी स्पीड रिप्रेजेंट कर रहा है और स्पीड नेगेटिव में नहीं दिखा सकते, इसीलिए हम लोग x की वैल्यू जो है माइनस 1200 नहीं ले सकते, इसीलिए हम x की वैल्यू क्या ले लेंगे, इसलिए हम x की वैल्यू ले लेंगे 800 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, आई होप आपको ये सम समझा। अगर आपने सम को पूरा देखा, अगर आपने सम को पूरा समझा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर ऐसे कोई भी दूसरे सम्स हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहे या फिर जो सॉल्व करने में आपको डिफ़िकल्टी हो रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ, तो अपना मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाता हूँ। ठीक है, फॉर नाउ मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन फिर से ऊपर से दिखा देता हूँ, स्क्रॉल कर लेता हूँ। बट अगेन जैसे मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, एक बार क्वेश्चन समझ के खुद से अटेम्प्ट करने की ट्राई करो, उसके बाद अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसके बाद अगर आपको लगता है तो आप ये वीडियो पॉज करके ज़रूर उसमें से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये समझा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू एंड गुड नाइट।